नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका क्विज एडू चैनल में। हमने पिछले कक्षाओं में अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था, अब उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। एक चीज और, जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए भारतीय अर्थव्यवस्था में, इससे पहले का वीडियो देख लीजिए ताकि आपको आज का जो क्लास है कनेक्ट करने में सहूलियत होगा। तो शेष विश्व के संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो भाग में बांटा गया था, एक बंद अर्थव्यवस्था, दूसरा खुली अर्थव्यवस्था। तो पहले एक चीज आप लोग समझिए, ये जो किसी भी देश का मान लिया जाए कि आयात, और कोई देश है जो निर्यात करता है, ठीक है। मतलब कोई देश आयात करता है और कोई देश निर्यात करता है। आयात का मतलब क्या होता है कि हम अपने देश में उपलब्ध संसाधनों के द्वारा अपने आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर रहे हैं, तो वो देश क्या करता है कि किसी दूसरे देश से संसाधनों को या चीजों को, जरूरत की चीजों को खरीदता है, तो उसको आयात करते हैं। और कोई देश में उपलब्ध संसाधन है जो जितना उसका आवश्यकता है उसे उसके पास अधिक है, तो वो देश क्या करेगा कि उस चीज को बेचेगा, तो उसको निर्यात करते हैं। तो अगर आयात और निर्यात जो है किसी देश का शून्य है, कारण चाहे जो भी हो, आयात और निर्यात किसी देश का अगर शून्य है तो वो देश बाहरी देशों के साथ अर्थव्यवस्था के खरीद बिक्री की भूमिका में नहीं होगा। तो सिंपल यही समझिए कि बंद अर्थव्यवस्था जो होता है जिस देश में, उसका आयात और निर्यात जो है शून्य होता है, ठीक है। तो ये चीज तो किस कारण से शून्य होता है वो हम आगे देखेंगे। तो आयात और निर्यात शून्य होता है, यानी बंद अर्थव्यवस्था इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में शेष विश्व के साथ संबंधों के प्रति उदासीनता या हतोत्साहित करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था सामान्य तौर पर आत्मनिर्भर होती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संरक्षणवादी नीति को अपनाया जाता है। तो हम लोग पहला चीज देखते हैं कि कोई भी देश आयात और निर्यात किसी भी देश का शून्य कब होगा। इसका आयात और निर्यात होने की जो स्थिति है वो शून्य कब होगा, या तो उस देश की आवश्यकता जो संसाधन है वो खुद से स्वयं से वो पूर्ति कर रहा है, या किसी कारण से वो अन्य देश के साथ संबंध नहीं रखता है, या शेष विश्व जो है उस देश के साथ संबंध नहीं रखता है। तो अभी मान लिया जाए उत्तरी कोरिया है, बार बार बॉम्बे विस्फोट करता है, खाली बम बनाता है, जो विश्व के विकास के लिए जो है बाधा है, तो उससे सारा देश क्या किया कि अपना संबंध खत्म कर दिया है। तो उत्तरी कोरिया का जो अर्थव्यवस्था है उसका आयात भी नहीं है। कहीं सुने हैं कि उत्तरी कोरिया जो है किसी देश से कोई चीज खरीदता है, और खरीदता भी है तो गुप्त रूप से खरीदता है। यानी जो देश किसी देश से कुछ खरीदवे न करे और किसी देश को कुछ बेचवे न करे, तो वहां पर आयात और निर्यात है जो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आयात और निर्यात शून्य होने की स्थिति में उस देश का जो अर्थव्यवस्था है ना, बंद अर्थव्यवस्था कहलाएगा, ठीक है। यानी आत्मनिर्भर होगा वो देश, ठीक है। अब देखिए संरक्षणवादी नीति। संरक्षणवादी नीति का मतलब यह हुआ कि अपने देश के लोगों के प्रति जो है वो देश जो है ना चाहता है कि हमारे यहाँ का प्रोडक्ट है जो बाहर नहीं बिके, हमारे यहाँ का प्रोडक्ट है ना जो अपने देश के लोग ही उसको खरीदे। जैसे अभी हाल ही के दिनों में कोरोना के चलते जो है लगभग सभी विश्व के अर्थव्यवस्था जो है ना, वो सभी देश के जो अर्थव्यवस्था है ना वो चाहता क्या है कि हमारे देश में बाहरी लोग जो है हस्तक्षेप नहीं करे, यानी संरक्षणवादी नीति अपना लिया। संरक्षणवादी नीति अपना लिया का मतलब कि वो देश बोलता है क्या कि हम बाहरी देशों को सामान नहीं बेचेंगे, अपने देश को ही सामान जो है बेचेंगे। यानी संरक्षणवादी नीति के अपनाने के कारण भी है उस देश के आयात और निर्यात जो है क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। और
इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में शेष विश्व के साथ जो है संबंधों के प्रति उदासीनता होता है। मतलब वो देश नहीं चाहता है कि हम किसी देश को सामान बेचें या किसी देश से सामान जो है खरीदें। हतोत्साहित करने का मतलब वही अमेरिका हो गया। अब वो कह रहा है क्या कि हमारे घरेलू जो अर्थव्यवस्था है हम इतना ही में सिमट के रह जाएंगे। यानी यही हो गया बंद अर्थव्यवस्था। सीधा सीधी एक लाइन में आंसर इसका दीजिए कि बंद अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। तो कारण चाहे जो भी हो, जिस देश की अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात शून्य होता है उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब दूसरा था खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो गया कि आयात भी वहां होगा और निर्यात भी होगा। तो आयात और निर्यात किस चीज का होगा भाई? पूंजी का होगा, सेवा का होगा, श्रम का होगा, तकनीक आदि का होगा। यानी इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में पूंजी, सेवा, श्रम, तकनीक इत्यादि का मुक्त प्रवाह होता है। मतलब लेन देन जो है मुक्त रूप से होता है। अर्थव्यवस्था सरकार के नियंत्रण से मुक्त होता है। सरकार के नियंत्रण से मुक्त होता है मतलब सरकार इस पर किसी तरह के संरक्षणवादी नीति के अनुसार इस पर कोई तरह के पाबंदी नहीं लगाता है और इसमें प्रतिस्पर्धा पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है। देखिए प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। जैसे कोई मार्केट में आप सब्जी लेने जाते होंगे तो 4 दुकान से दाम पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। जैसे आलू खरीद रहे हैं तो कोई दुकान में आलू है जो 30 रुपए केजी दे रहा है, कोई दुकान है जो उसमें आलू है जो आपका 25 रुपए केजी दे रहा है, कोई दुकान है जो 20 रुपए प्रति केजी आलू दे रहा है। मतलब आप कौन सा लीजिएगा सामान लीजिएगा 20 रुपए प्रति केजी। मतलब दुकानदार आपस में कंपटीशन कर रहा है कि हम जो व्यक्ति सस्ता देगा लोग उसके पास सामान खरीदेंगे। मतलब यहां पर कंपटीशन का भावना हो गया। कौन किसमें भाई? तो खुली अर्थव्यवस्था में। मतलब कि कोई देश जो है किसी दूसरे देश को सामान को अगर बेच रहा है मतलब आयात कर रहा है, मतलब कोई सामान तो किस देश से खरीदेगा भाई? जिस देश का सामान सस्ता रहता है। यानी इस तरह के जो खुली अर्थव्यवस्था होता है वहां पर प्रतिस्पर्धा पाया जाता है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था के प्रकार में हम लोग पढ़ लिए कि सरकार और निजी क्षेत्र के भूमिका के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पढ़ लिए। दूसरा शेष विश्व के संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था पढ़ लिए। उभरती हुई अर्थव्यवस्था पढ़ लिए। अब उसके बाद ना ये विश्व बैंक जो है इसके आधार पर अर्थव्यवस्था को जो है 4 भाग में बांटा गया है। कौन कौन भाई? तो निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था, उच्च मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था और उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। ये विश्व बैंक है ना जो किस तरह से बांटता है भाई? तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। प्रति व्यक्ति आय मतलब उस देश का एवरेज जो है पर कैपिटा इनकम कितना है। प्रति व्यक्ति आय के बारे में हम आगे आपको विस्तृत रूप से समझाएंगे। यहां पर बस यही समझिए कि प्रति व्यक्ति आय उस देश का कितना है उसके आधार पर वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक जो है अर्थव्यवस्था को 4 भाग में बांटने का प्रयास किया है। यानी निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था वो किसको कहता है? जिस देश का प्रति व्यक्ति आय जो है $1045 या इससे कम है। मान लिया जाए कि किसी देश की अर्थव्यवस्था जो है, किसी देश का पर कैपिटा इनकम है 1035 रुपये प्रति व्यक्ति है, या मान लीजिए कि किसी देश का अर्थव्यवस्था का जो पर कैपिटा इनकम है वो $1020 प्रति व्यक्ति है। तो वो देश के वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो है निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था के श्रेणी में आएगा। दूसरा है निम्न मध्य आय वाली, मतलब जिस देश की पर कैपिटा इनकम जो है $1046 से $4125 के बीच में है। मतलब या तो $1046 है या $1047 है या आपका $1240 है या $3000 है। तो वो देश जो है निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था में हो जाएगा। मतलब जिस देश की पर कैपिटा इनकम $1046 से लेकर के $4125 के बीच में है, तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार वो देश जो है निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था में हो जाएगा। तीसरा है उच्च मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था, मतलब $4126 से लेकर के $12,785 के बीच में जिस देश का प्रति व्यक्ति आय हो तो वो देश को रखा गया है उच्च मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था में। तीसरा है उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था, मतलब जिस देश के प्रति व्यक्ति आय जो है $12,736 या इससे अधिक है, $15,000 है, $16,000 है,
मतलब $12,736 या उससे अधिक है तो उस देश को ना उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था में रखा जाता है। ये वर्ल्ड बैंक जो है अर्थव्यवस्था के प्रकार में इस आधार पे जो है प्रति व्यक्ति आय के आधार पे बांटा है। इस आकलन के अनुसार भारत के प्रति व्यक्ति आय जो है $1709.4 है। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय जो है $1709.4 प्रति व्यक्ति है। तो अब आप ही बताइए भारत को किस अर्थव्यवस्था वाला देश में रखेगा? तो भारत को जो है वो $1709.4 होने के कारण जो है निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था में रखेगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। जैसे एक चीज बताइए, आपको रोटी बनाना है खाने के लिए, तो रोटी बनाने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा? आप सबसे पहले तो आपको एक बर्तन चाहिए, नंबर 1। दूसरा आटा चाहिए, गेहूं का हो या चना का हो या जिस चीज का हो, या मैदा का हो या जिस चीज का हो। तो नंबर 2 आपको आटा चाहिए। तीसरा उसको गूंथने के लिए आपको पानी चाहिए। चौथा उसको पकाने के लिए जो है तावा या जो चीज पर जिस बर्तन में पकाएंगे, या आपको चूल्हा चाहिए, गैस चूल्हा चाहिए या चूल्हा चाहिए, लकड़ी का आंच या लकड़ी से वो पकेगा। यानी आपको रोटी खाना है तो आपको मुख्य तौर पर है जो 4-5 चीजों को आवश्यकता होगा। पहला होगा आटा का आवश्यकता होगा, दूसरा गूंथने के लिए पानी की आवश्यकता होगा, तीसरा बर्तन का होगा जिस चीज में उसको गूंथेंगे, और पकाने के लिए आग की आवश्यकता होगा, चाहे आग हो या किसी तरह का आग हो, और ताई का आवश्यकता पड़ेगा। मतलब आपको रोटी पकाने के लिए इन्हीं 4-5 चीजों को जरूरत होगा। उसी तरह से अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए या अर्थव्यवस्था के क्रियाविधि या अर्थव्यवस्था के गतिविधि के लिए जो है हमको 5 चीज की आवश्यकता होती है। मतलब अर्थव्यवस्था के घटक इसको कहेंगे। अगर ये नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था फिर चलेगा भाई कैसे? तो अर्थव्यवस्था के 5 घटक होता है। कौन कौन होता है? एक उपभोक्ता होता है, दूसरा उत्पादक होता है, तीसरा सरकार होता है, चौथा वित्तीय क्षेत्र होता है, और 5वां विदेशी क्षेत्र होता है। मतलब अर्थव्यवस्था में ये 5 को अगर घटक नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था का जो क्रियाविधि है ना वो होगा ही नहीं समझे? जिस तरह से रोटी पकाने के लिए अभी बताए थे कि वो मुख्य तौर पर 4-5 चीजों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से अर्थव्यवस्था के क्रियाविधि के लिए इन 5 घटकों का होना आवश्यक है, मूल रूप से अति आवश्यक है। ठीक है, तो हम ये जो 5 को घटक पर है उसमें से उपभोक्ता, उत्पादक, सरकार, वित्तीय क्षेत्र, ये जो 4 चीज है ना ये हमको अपने घर में ही मिल जाएगा। मतलब देश के घरेलू अर्थव्यवस्था में ही जो है ये 4 चीज मिल जाएगा। उपभोक्ता मिल जाएगा, उत्पादक मिल जाएगा, सरकार मिल जाएगा और वित्तीय क्षेत्र मिल जाएगा। यानी इन 4 चीजों को घरेलू अर्थव्यवस्था के घटक कहेंगे। और 5वां चीज हो गया विदेशी क्षेत्र। ठीक है, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन घटक होता है। ठीक है, तो ये जो 4 गो ये अर्थव्यवस्था के ये घटक अलग अलग ना हो करके, उपभोक्ता, उत्पादक, सरकार और वित्तीय क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था का ये घटक अलग अलग ना हो करके एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए यह भी हो सकता है कि एक ही व्यक्ति या संस्था या उपभोक्ता, उत्पादक तथा वित्तीय क्षेत्र तीनों की भूमिका में हो। कैसे होगा जिसे देखिए बताते हैं। जिसे मान लिया जाए कि कंपनी है। कौन कंपनी है भाई? तो बिजली उत्पादन करने वाला कंपनी है, सरकारी कंपनी है। तो बिजली चूंकि वो उत्पादन करता है तो वो उत्पादक हो गया, अर्थव्यवस्था का एक घटक हो गया। दूसरा, अगर वो उत्पादन उसको कर रहा है तो क्या सरकारी संस्था जो है बिजली का इस्तेमाल नहीं करता है? यानी सरकार जो है उत्पादक की भूमिका में भी है और उपभोक्ता की भूमिका में भी है। अब देखिए क्या कि सरकार जो है, सरकार के पास में पैसा भी तो होता है, यानी सरकार वित्तीय क्षेत्र की भी भूमिका में है और सरकार खुद तो सरकार है। मतलब कि अर्थव्यवस्था के ये जो घटक हैं 5 गो, उसमें जो 4 गो उपरोक्त घटक है, एक ही व्यक्ति चारों घटकों की भूमिका निभा सकता है, ये संभव है। उसके बाद में समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था जो हम लोग पढ़े थे, उस समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार जो है
एक साथ उपरोक्त चारों घटकों की भूमिका में होता है, जो चीज आपको हम बताएं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के कौन कौन हो गया? 4 घटक भाई, सॉरी 5 घटक। आपका एक हो गया उत्पादन करने वाला, दूसरा हो गया उपभोग करने वाला, तीसरा सरकार हो गया, चौथा हो गया आपका वित्तीय क्षेत्र, और पांचवा हो गया विदेशी क्षेत्र। इसमें घरेलू अर्थव्यवस्था में कौन कौन घटक मुख्य होंगे वो आपको बता दिए। अब पढ़ते हैं उपभोक्ता कौन होता है। तो उपभोक्ता का 3 गो प्रकार होता है। एक होता है उपभोक्ता भाई परिवार, हम लोग का परिवार ही कोई चीज को उपभोग करता है ना। दूसरा हो गया निजी क्षेत्र, और तीसरा हो गया सरकार। मतलब जो है कोई भी चीज का, वस्तु का या किसी भी तरह का अगर उत्पादन होता है तो यही 3 गो जो लोग हैं, परिवार, निजी क्षेत्र और सरकार, उस चीज का क्या करेगा भाई? तो उपभोग करेगा, कंजप्शन करेगा। ठीक है, तो एक चीज और बताते हैं, अर्थव्यवस्था है ना, उसमें सरकार सबसे बड़ा उपभोक्ता के रूप में होता है। सरकार सबसे बड़ा उपभोक्ता के रूप में कैसे होता है? मान लिया जाए कि बिजली उत्पादन होता है, तो बिजली उत्पादन होता है तो जितना सरकार बिजली का उत्पादन करता है, बताइए आपके घर में उतना बिजली का जितना सरकार बिजली का उपभोग करता है, आपके घर में उतना बिजली का उपभोग होता है। मतलब एक तरफ सरकार को रखिए और दूसरी तरफ आप अपना परिवार को ले लीजिए। अब बिजली बिल जो मंथली पे करते हैं, जितना सरकारी संस्था बिजली बिल जो है पेड करता है एक महीना में, तो उतना आप बिजली बिल पेड करते हैं। मतलब ये हुआ कि सरकार जो है अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में होता है। ठीक है, दूसरा नंबर पर आपका निजी क्षेत्र आ जाता है, और तीसरा नंबर पर आपका परिवार होता है। मतलब उपभोक्ता जो 3 प्रकार का होता है, परिवार होता है, निजी क्षेत्र होता है, सरकार होता है, उसमें सबसे बड़ा उपभोक्ता सरकार होता है, उसके बाद आपका निजी क्षेत्र होता है, और उसके बाद आपका परिवार होता है। एक चीज बताइएगा, मान लीजिए कि आपका पिताजी कमाते हैं, तो उसी पैसा से आप खाते भी हैं। तो हमको ये बताइए कि पिताजी आपका 20,000 रुपया मान लीजिए कि मंथली कमाते हैं, और आप मंथली जो है खाते हैं 18,000 रुपया, तो पिताजी का आपका बचत कितना हुआ भाई? तो 2,000 रुपया। मान लीजिए किसी के पिताजी 20,000 कमाते हैं और उसके यहाँ लोग जो है 10,000 रुपया खाते हैं, तो उसका बचत कितना हुआ? 10,000 रुपया हुआ। मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति जितना कमाता है और अगर कम खाता है, मतलब उपभोग उसका कम करता है, तो जाहिर सी बात है भाई बचत ज्यादा होगा। और जो व्यक्ति जितना कमाता है, जितना उपभोग करता है, अगर मान लीजिए ज्यादा उपभोग करता है, तो जाहिर सी बात है उसका बचत कम होगा। मतलब कि जो व्यक्ति जितना खर्च करता है उतना ही बचत उसके पास में कम होगा। यानी चूंकि सरकार सबसे ज्यादा उपभोग करता है, इसी कारण से सरकार के पास में ना सबसे कम बचत होता है, सबसे कम। और तीसरा नंबर पर आपका आता था क्या कि उपभोक्ता जो है, वो सबसे बड़ा उपभोक्ता जो है सरकार होता है, यानी सरकार का बचत कम होगा, निजी क्षेत्र के उसके बाद होगा, और परिवार जो है ना सबसे ज्यादा बचत करेगा अर्थव्यवस्था में, सबसे ज्यादा। चूंकि सबसे कम खाता है तो सबसे ज्यादा बचाएगा। यानी उपभोग और बचत के बीच चूंकि विपरीत संबंध होता है, मतलब उपभोग जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बचत के, इसी कारण से परिवार जो है सबसे ज्यादा बचाएगा, उसके बाद निजी क्षेत्र सबसे ज्यादा बचाएगा, उसके बाद जो है सरकार सबसे ज्यादा बचाएगा। ठीक है, अब घटक में जो है सरकार का मतलब समझ में करते होंगे, वित्तीय क्षेत्र किसको कहते हैं? तो वित्तीय क्षेत्र वह क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। भारतीय वित्तीय क्षेत्र 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका मुद्रा बाजार और दूसरा होता है पूंजी बाजार। मतलब वित्तीय क्षेत्र का मतलब हुआ कि वह क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कौन करता है मौद्रिक गतिविधियों का नियंत्रण? अरे फाइनेंशियल सेक्टर में कौन आ गया? बैंक आ गया। मौद्रिक गतिविधि को वही नियंत्रित करता है ना। या मान लिया जाए कि सेठ साहूकार आ गया, आपको मान लिया जाए कि पैसा चाहिए खेती करने के लिए गांव देहात में, आपके पास पैसा नहीं है, किसके पास जाइएगा? जिसके पास में पैसा है, तो सेठ साहूकार हो गया। यानी वित्तीय क्षेत्र का मतलब हुआ कि वह क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, लेन देन का काम करता है।
भारतीय वित्तीय क्षेत्र कितने तरह का होता है भाई? तो दो तरह के होता है। एक हो गया मुद्रा बाजार और दूसरा हो गया पूंजी बाजार। तो अब सवाल उठता है कि मुद्रा बाजार किसको कहते हैं और पूंजी बाजार किसको कहते हैं? तो मुद्रा बाजार जहां मुद्रा का अल्पकालीन लेन देन होता है। कैसा लेन देन होता है भाई? तो कम समय के लिए लेन देन होता है। कम समय के लिए लेन देन का मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर के 5 साल तक के मान के चलिए या 7 साल तक के मान के चलिए। तो कम लेन देन कहां होता है भाई? तो वाणिज्यिक बैंक में होता है। कॉमर्शियल बैंक, जैसे मान लिया जाए कि आपको लोन लेते हैं तो कितना दिन के लिए लोन लेते हैं? 5 साल के लिए लेते हैं, 10 साल के लिए लेते हैं, इतना ही लेते हैं ना। तो मुख्य तौर पर जो मुद्रा का अल्पकालीन लेन देन जहां होता है वह है वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक। और पूंजी बाजार कौन हो गया भाई? तो जहां मुद्रा का दीर्घकालीन लेन देन होता है, 5 साल से ज्यादा मान लीजिए, 10 साल से ज्यादा मान लीजिए, तो वो दीर्घकालीन लेन देन कहां होता है भाई? तो शेयर बाजार में होता है ना। शेयर बाजार में शेयर आदमी खरीदता है और 20 साल, 25 साल, 30 साल तक के शेयर है जो रखे हुए रहता है। तो मुख्य तौर पर माना जाता है कि मुद्रा का अल्पकालीन लेन देन वाणिज्यिक बैंक में हो गया और मुद्रा का दीर्घकालीन लेन देन है जो शेयर बाजार में होता है। तो आप मुद्रा बाजार समझ गए और पूंजी बाजार समझ गए। उसके बाद में अर्थव्यवस्था का एक घटक था विदेशी क्षेत्र। विदेशी क्षेत्र किसको कहेंगे? तो जब कोई देश अपने आंतरिक संसाधनों से अपने आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है तो शेष विश्व के साथ अपने संबंधों को जोड़ता है। मतलब कि भारत में अगर हम देखेंगे कि उपलब्ध जो संसाधन है उससे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति वो नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेगा भाई? जो उसको संसाधन चाहिए वो दूसरे से मांगेगा, या अमेरिका से मांगेगा, या रूस से मांगेगा, या चाइना से मांगेगा, जिस देश से मांगे। तो वही जो शेष विश्व है ना वो विदेशी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यानी विदेशी क्षेत्र के माध्यम से क्या आएगा भाई? तो पूंजी आएगा, मतलब पैसा आएगा। क्या आएगा भाई? तो श्रम आएगा। मान लिया जाए श्रम का मतलब क्या हुआ कि भारत में 5G टेक्नोलॉजी है और 5G टेक्नोलॉजी में काम करने वाला जो कर्मचारी है ना वो भारत में नहीं है, तो कहां से आएगा? भारत को तो 5G टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वो आएगा अमेरिका से आएगा, या जो भी देश 5G टेक्नोलॉजी को जान रहे हैं वहां के लोग वो आएंगे भारत में, उसके विशेषज्ञ आएंगे भारत में और भारत के 5G टेक्नोलॉजी बिछाने में उसका मदद करेंगे। यानी पूंजी आता है विदेशी क्षेत्र से, श्रम आता है, सेवा आता है, तकनीक आता है और निवेश आता है। कहां से आता है भाई? तो विदेशी क्षेत्र से आता है। ठीक है, अब उसके बाद में पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक क्या है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थव्यवस्था का जो ये क्षेत्रक है ना उसको 3 भाग में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसको हम लोग अगले कक्षाओं में देखेंगे। एक चीज और आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग को 100% हम कंफर्म कर देते हैं कि हम जीएस का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। हमें भी कुछ काम रहता है, हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, लेकिन आप यकीन मानिए हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम इस समाज को जो मुफ्त में, फ्री में जीएस का सिलेबस प्रोवाइड करने के लिए जो वचन दिए हैं उसको 100% पूरा करेंगे। हम इस समाज को जो शिक्षा देने का वचन दिए हैं वो 100% पूरा करेंगे। हम अपना समाज को शिक्षा देने का काम, जो योगदान देने का काम किए हैं उसको पूरा करेंगे। एक चीज आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिस तरह से हम समाज को शिक्षा देने का प्रण लिए हैं, आप भी हमारे आप इस प्रण में सहयोग कीजिए। सहयोग कैसे कीजिएगा भाई? तो ये जो वीडियो है उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए हमारे साथ। हम तो आप प्रोवाइड कर दे रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन अब आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि जो लोग जो हैं हमारे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं उनको बताइए कि यहाँ पर जो है जीएस का मुफ्त गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा प्रोवाइड चैनल के माध्यम से हम करा रहे हैं। तो वो बच्चा को जागरूक करने का आप प्रयास कीजिए। यह हो सकता है हम YouTube पर नया है तो कुछ हमारे वीडियो बनाने में कमी रहता होगा, या समझाने में हमसे कुछ भूल हो जाता होगा, वैसा चीज जो आप लोग को समझ में नहीं आता होगा हमारे बताने का तरीका से। तो कमेंट में आप बताइए, स्वागत है आपका कमेंट का।
हम आगे उन चीजों को सुधार करने का प्रयास करेंगे। किसी तरह का कमी लगे, कोई भी सुझाव हो या कोई शिकायत हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।